साइनो इंडिया रिलेशनशिप्स में जो टेंशन है चाइना के साथ 60s से चलती आ रही है और अभी तक हम सुनते रहते हैं। तो ये जो इस रीजन का ताल्लुक डायरेक्ट चाइना के साथ बनता है और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें काइंडली। जी बिल्कुल, यहाँ जो स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जो उनका एक सूबा है उसको तो चाइना मानती ही नहीं कि वो इंडिया का हिस्सा है। फिर सिक्किम जो कि एक आज़ाद मुल्क था और 70s में इंडिया का हिस्सा बना और वह उसको भी चाइना नहीं मानती कि वो इंडिया का हिस्सा, बल्कि सिक्किम में तो आज असेंबली इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो वहाँ नेशनल इलेक्शन भी है और जो उनकी लोकल प्रोविंशियल असेंबली है उसके भी इलेक्शंस हो रहे हैं। सो वहाँ चाइना का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत पैसे पिछले कुछ सालों में लगाए हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक शिफ्ट हुआ है कि 10 साल पहले जहाँ कांग्रेस बहुत ज़्यादा इन इलाकों में थी, अब बीजेपी की पावर आती जा रही है। मगर बीजेपी वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर आप इसकी सीट वो डिस्ट्रीब्यूशन देखें, उन्होंने लोकल अलायंसेस बनाई हैं काफ़ी ज़्यादा, ताकि लोकल लोगों को ये पैसे वो इंगेज करें और डेवलपमेंट फंड्स वगैरह स्पेंड करें। वहाँ तो इट्स कम्प्लीटली चाइनीज़ फोकस, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये ना फोकस किया, ये ना किया तो वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। और फिर ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि इनका बड़ा एक छोटा सा एक स्ट्रिप है बांग्लादेश के ऊपर जो इसको इस एरिया को कनेक्ट करती है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। सो एक्सेसिबिलिटी के भी इश्यूज़ हैं, इसकी नॉर्थ ईस्ट की वजह से इनके बड़े ताल्लुकात बढ़ रहे हैं बांग्लादेश के साथ भी, बिकॉज वो चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के थ्रू भी एक कॉरिडोर बने। सो नॉर्थ ईस्ट में जो इलेक्शन होता है, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे नेशनल हो, उसका चाइना और बांग्लादेश दोनों से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। और यहाँ तो अगर आप देखें कि ये जो प्रोटेस्ट हुए थे कुछ साल पहले इंडिया में, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वगैरह के ऊपर, ये सारे असम रिलेटेड थे। ठीक है, वहाँ जो बांग्लादेश से वो क्लेम जो कर रहे थे ऑब्वियसली है कि जी बांग्लादेश से बड़ी मुसलमान यहाँ आ गए हैं और इनको हमने इंडियन सिटीजनशिप नहीं देनी। उस चक्कर में बहुत ज़्यादा जो इंडियन मुसलमान हैं उनसे सिटीजनशिप। अच्छा, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उन्होंने चाइना को काउंटर करना है, दूसरी तरफ उन्होंने उस इलाके के लोगों को इंगेज करना है, चाहे डेवलपमेंट फंड्स के जरिए से करें या जैसे भी करें। तीसरी तरफ वहाँ सेपरेटिज्म है। I think Jyoti has joined us. Jyoti, can you hear us? I can hear you. Oh, Hi. welcome and thank you so much. आपने हमें ज्वाइन किया। आपके मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, आप इस पे आपकी क्या टेक है कि यहाँ पॉलिटिकल स्पेस कैसी है, डेमोक्रेसी की क्या सिचुएशन है, आप कैसे देखती हैं इसको? नहीं, देखिए, डेमोक्रेसी की तो सिचुएशन है ही। डेमोक्रेसी भारत सबसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो आज जो है इलेक्शन शुरू हुआ है और ये जून की 1 तारीख तक चलेगा। 7 फेजेस में ये चुनाव होंगे और 4 जून को जो है बैलेट्स काउंट किए जाएंगे। आपको मालूम है कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ईवीएम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं। तो कुछ ही घंटों में 12-1 बजे तक दोपहर को ये पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन है, भारत का नया प्रधानमंत्री। और बस हाँ, एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि अबाउट 1 बिलियन पीपल आर गोइंग टू वोट। वेल, अबाउट 960 समथिंग मिलियन पीपल। बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है और इसमें हम सब शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव 25 मई को है, तो तब तक तो बाकी जो है चुनाव को सब हम बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। Okay, what is the state of media, if I may ask that? मीडिया कितना आज़ाद है कमेंट्री करने के लिए? आपका इलेक्शन कमीशन, हमें पता चला कि 2 लोग तो इस वक्त उसमें मौजूद ही नहीं है और अब आ गए हैं और मतलब लास्ट मोमेंट में आ गए हैं। तो आपको लगता है इन चीज़ों से भी है इलेक्शन? नहीं, लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं, मैं समझी नहीं। इलेक्शन कमीशन के जो हैं एक बंदे ने कुछ महीने पहले, करीब 2 महीने पहले उन्होंने रिजाइन किया था, तो उनकी जगह में हाँ, तो पूरा इलेक्शन कमीशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक मीडिया का सवाल है, कुछ जाहिर है कुछ लोग इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हम जैसे लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, जो हमको कहना है हम कहते हैं, जो हमको लिखना है लिखते हैं। तो हर तरीके का मीडिया है, कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ अपने आप को सेल्फ सेंसर करता है, कुछ लोगों को सेल्फ सेंसर किया जाता है और कुछ लोग खुलेआम बोलते हैं। तो हर तरीके का मीडिया है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर किसी को अगर आपको लगता है कि ये अखबार बहुत ही प्रो गवर्नमेंट है या एंटी है या प्रो कांग्रेस है, तो आप दूसरे अखबार पढ़ लें या दूसरा टीवी चैनल सुन लें। या आजकल
जी बिल्कुल, चॉइस बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि जाहिर है कि बहुत सी मीडिया बहुत ही प्रो गवर्नमेंट है, प्रो बीजेपी है, लेकिन खास करके जो इंडिपेंडेंट मीडिया, जो खास करके डिजिटल स्पेस में बहुत सारे इस तरीके के आउटलेट्स हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, क्रिटिसाइज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो काफी मजे मजे का टाइम है मेरे ख्याल जर्नलिस्टों के लिए। इधर मीडिया मीडिया के लिए तो इलेक्शन इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, Yes. जैसे आप जानते हैं अपने मुल्क में। एब्सोल्युटली। जी। अच्छा ये बताइए कि बिकॉज पूरी दुनिया में लिखा जा रहा था कि ये बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है और बड़ा एक ऑब्वियस लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी इज गोइंग टू मेक अ कम बैक फॉर द थर्ड टाइम। अगर ऐसा होता है तो वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप समझती हैं कि बीजेपी इज़ बिकमिंग सो पॉपुलर? इकोनॉमी है कि इंटरनल इश्यूज पे ज़्यादा उनका फोकस है, कि समझती हैं कि ये पोल्स आ रहे हैं? इसमें दो तीन कारण हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो जीतते हैं, जो ये ऑल द साइंस आर दैट ही इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन, Yes. तो अगर ये जीत जाते हैं चुनाव, तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रिजल्ट होगा, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द सेकेंड टाइम कि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी लीडर जो है थर्ड टाइम रनिंग, 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स कि वो जीत के आए हैं। और वो फिर जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनका रिकॉर्ड जो है इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले ये है। जहां तक उनकी अपनी पॉपुलैरिटी की बात है, वो बहुत ही पॉपुलर हैं और ये आपको शायद समझने में कुछ शक होगा या कुछ आश्चर्य होगा या सरप्राइज होगा, लेकिन एक अपनी पार्टी में मेरे ख्याल और कोई नहीं है बीजेपी के अंदर जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर है। सिर्फ अपनी पार्टी ही क्यों, मेरे ख्याल अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मैन, मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन मैं कहूंगी। ओके। और एक दूसरा कारण यह भी है कि ऑपोजिशन बहुत ही कमजोर है, बहुत ही डिवाइडेड है, और जहां जिन इलाकों में जो लोग बीजेपी को वोट नहीं भी देना चाहते थे, उनका ये कहना है कि हम किसको वोट दें, अब कोई है ही नहीं ऑपोजिशन में जो सो ही इज दैट पॉपुलर जिसको हम सपोर्ट कर सके। समझाया जाता है। नहीं, ही इज वन, नहीं देखिए, एक तरफ से ही इज वेरी पॉपुलर, दूसरी तरफ से अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, अगर कांग्रेस के इतनी कमजोर कैंडिडेट्स हैं या फिर किसी दूसरी समाजवादी पार्टी के या जो रीजनल पार्टीज के, तो कोई इतना कोई जो है ऑपोजिशन ही नहीं है मोदी को या बीजेपी के कैंडिडेट्स के साथ, तो फिर वो जाहिर है कि ऑब्वियसली दे विल कम बैक टू पावर। Okay, we have Dr. Yakub Bangish here with us as well. He is going to talk to you now. हाय ज्योति, थैंक यू फॉर दैट। वो जो आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि ऑफ कोर्स द ऑपोजिशन इज डिवाइडेड, बट आई आल्सो वांटेड टू गेट योर कमेंट कि ऑपोजिशन तो चलो डिवाइडेड है, इंडिया अलायंस के अंदर बड़े मसाइल हैं, एज वी हैव सीन। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, बाकी फ्रैक्चर्स है, दे वोंट एग्री ऑन अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। बट हाउ फार डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम कि उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी जा रही? केजरीवाल इजंट फ्री, कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट्स थे वो सील कर दिए गए थे और 1990s डिमांड, तो इस तरह से लोग अंदर किए जा रहे हैं। इन्फोर्समेंट वाले जो है वो छापा मार देते हैं। वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड टू द शिवसेना इन महाराष्ट्र। तो ये भी तो एक है कि ऑपोजिशन को वो स्पेस ही बहुत अब कम हो गई है फॉर देम टू इवन ऑपरेट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? हाँ याकूब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इट हैज बिकम वर्चुअली एन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इतने पावर दिए गए हैं कि सही है गलत है, कि जैसे आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ है कि आप किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ना दिस इज एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये 2-3 हफ्ते पहले ये कहा कि जो 3 साल पहले दिल्ली के अंदर उन्होंने, क्योंकि दे आर इन पावर इन दिल्ली, उन्होंने एक लिकर पॉलिसी
जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, जो कुछ दिन के लिए इम्प्लीमेंट हुई थी, फिर उसको वापस लिया गया। Right. और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर देखिए 3 साल बाद कह रही है कि इसमें ये करप्शन हुआ है, वो करप्शन हुआ है। सो दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी रॉन्ग, इट्स पॉलिटिकली रॉन्ग। लेकिन मुझे लगता है याकूब कि इसका भी फायदा अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को जरूर होगा, क्योंकि लोग भी कहते हैं कि Sympathy देखिए vote. आपको सिंपैथी वोट उनको शायद उनको मुझे लगता है कि उनको सिंपैथी वोट मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि देखिए आप इतनी बड़ी पार्टी है, इतना आपके पास पावर है, इतना कंट्रोल है, इतना सब कुछ है, लेकिन इस सब के बावजूद एक छोटे से अरविंद केजरीवाल को आप छोड़ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी एक अपनी तरीके से अपनी तरफ से दे वांट टू कंट्रोल, दे वांट टू विन द इलेक्शन, सब जीतना चाहते हैं, लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी होना चाहिए जो खास करके दिल्ली में या कुछ दूसरी जगहों में एक पूरी तरीके से जो है इस पार्टी ने, बीजेपी ने कंट्रोल करके रखा। ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने टाइम निकाला और ऐसे टाइम में टाइम निकाला जब उनके प्रेस के लिए पाकिस्तान के मीडिया से बात करना इतना आसान नहीं है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ज्योति ने भी 2 बातें की हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन है तो सही, तो अब वो इलेक्शन कमीशन कैसा है ये हमें नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो